नमस्कार, आप देख रहे हैं खेल समाचार। मैं हूं सुचित्रा। सबसे पहले एक नजर इस वक्त की खेल सुर्खियों पर। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के छठे संस्करण के आधिकारिक लोगो, जर्सी, शुभंकर और थीम सॉन्ग का अनावरण आज 19 से 31 जनवरी 2024 तक तमिलनाडु में होगा। खेलों का आयोजन भारत और ऑस्ट्रेलिया की महिला टीमों के बीच मुंबई में खेले जा रहे टेस्ट में भारत मजबूत स्थिति में। दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने 7 विकेट पर बनाए 376 रन। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने दक्षिण अफ्रीका में दूसरी बार वनडे सीरीज की अपने नाम। सीरीज के तीसरे वनडे में 78 रन से दर्ज की जीत। और आज रात खेला जाएगा फीफा क्लब विश्व कप का फाइनल। जेद्दाह में होने वाले इस मुकाबले में मैनचेस्टर सिटी का सामना फ्लूमिनेंस से। अब खबरें विस्तार से। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर आज खेलो इंडिया यूथ गेम्स के छठे संस्करण के आधिकारिक लोगो, जर्सी, शुभंकर और थीम सॉन्ग को लॉन्च करेंगे। इस कार्यक्रम में ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद, ओलंपियन फेंसर भवानी देवी, स्क्वॉश स्टार जोशना चिनप्पा भी शामिल होंगी। इस बार खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन 19 से 31 जनवरी 2024 तक तमिलनाडु में होना है। इसकी स्पर्धाएं चेन्नई, त्रिची, मदुरई और कोयम्बटूर में आयोजित की जाएंगी। बात करते हैं क्रिकेट की। भारत और ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेट टीमों के बीच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेले जा रहे एकमात्र टेस्ट में भारत मजबूत स्थिति में है। आज दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक भारतीय टीम ने 7 विकेट पर 376 रन बना लिए हैं। इस तरह भारत के पास 157 रन की मजबूत बढ़त है। भारत की तरफ से स्मृति मंधाना, ऋचा घोष, जेमाइमा रोड्रिगेज और दीप्ति शर्मा ने अर्धशतक पूरा करने में सफलता पाई। दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक दीप्ति शर्मा 70 और पूजा वस्त्राकर 33 रन बनाकर क्रीज पर हैं। इससे पहले कल ऑस्ट्रेलिया की टीम अपनी पहली पारी में 219 रन पर सिमट गई थी। और भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेले गए सीरीज के तीसरे वनडे को 78 रन से अपने नाम कर लिया। इसके साथ ही दक्षिण अफ्रीका दौरे पर गई टीम इंडिया ने 3 मैच की सीरीज को 2-1 से अपने नाम किया। इस मैच में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम ने निर्धारित 50 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 296 रन बनाए। जवाब में दक्षिण अफ्रीका की टीम 45.5 ओवर में 218 रन बनाकर आउट हो गई। भारतीय क्रिकेट टीम ने साल के आखिरी वनडे सीरीज का अंत जीत के साथ की है। भारतीय टीम ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेले गए तीसरे वनडे को 78 रन से अपने नाम कर लिया। इसके साथ ही दक्षिण अफ्रीका दौरे पर गई टीम इंडिया 3 मैचों की सीरीज को 2-1 से अपने नाम करने में सफल रही। इस मैच में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया ने निर्धारित 50 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 296 रन बनाए थे। इस मैच में भारत की ओर से संजू सैमसन और तिलक वर्मा के अलावा कोई और बल्लेबाज कुछ खास नहीं कर पाया। भारत के लिए संजू सैमसन ने सबसे ज्यादा 108 रन की शानदार पारी खेली। ये उनके अंतर्राष्ट्रीय करियर का पहला शतक रहा। अपने पारी के दौरान सैमसन ने 6 चौके और 3 छक्के जड़े, जबकि तिलक वर्मा ने 52 रन की अर्धशतकीय पारी खेली। सैमसन और तिलक ने चौथे विकेट के लिए 116 रन की साझेदारी की। रिंकू सिंह ने 27 गेंद पर 38 रन बनाए। पहला वनडे खेलने वाले रजत पाटीदार ने 16 गेंद पर 22 और कप्तान के राहुल ने 35 गेंद पर 21 रन की पारी खेली। वहीं भारत द्वारा दिए गए 297 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी दक्षिण अफ्रीका की टीम भारतीय गेंदबाजों के सामने टिक नहीं पाई और 45.5 ओवर में 218 रन पर सिमट गयी। दक्षिण अफ्रीका के लिए टोनी डी जॉर्जी ने सबसे ज्यादा 81 रन बनाए। कप्तान एडन मार्करम 36 रन बनाकर चलता बने। वहीं बाकी के बल्लेबाज भी टीम के लिए उपयोगी साबित नहीं हुए। इस मैच में भारत के लिए अर्शदीप सिंह ने 4 विकेट झटकाए। उन्होंने इस सीरीज में कुल 9 विकेट झटके। आवेश खान और वाशिंगटन सुंदर को 2-2 सफलताएं मिली।
मुकेश कुमार और अक्षर पटेल ने एक एक विकेट लिया। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। और भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम की इस ऐतिहासिक जीत के बारे में और बात करते हैं हमारे संवाददाता गौरव कुमार से। जी गौरव, ऐतिहासिक कहा जा रहा है इस जीत को क्योंकि दूसरा ही मौका है जब हमने दक्षिण अफ्रीका को उसके घर में वनडे सीरीज में शिकस्त दी है। तो इतना लंबा क्रिकेट का इतिहास रहा है लेकिन दूसरी बार ही जीत मिली है दक्षिण अफ्रीका में। कितना बड़ा आप मानते हैं इस जीत को? जाहिर तौर पर सुचित्रा, जिस तरह की जीत आई है और जिस तरह से एक कहना चाहिए कि पूरी टीम जो जिस तरह से यंग इंडिया की जो ये टीम थी, क्योंकि इस टीम से काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें थी। उम्मीदें केवल इस सीरीज़ के लिए नहीं थी बल्कि आगे के भविष्य के लिए, क्योंकि जिस तरह से जो अब पूल इंडिया का इतना बड़ा होता जा रहा है जहाँ पर टैलेंट बहुत सारे हैं, लेकिन उस टैलेंट को किस तरह से यूज़ करना है और वो टैलेंट जो है वो बाहर जा कर के किस तरह से अपने आप को सामने रख पाते हैं, इसका टेस्ट था। तो इन सब चीज़ों के बीच में जिस तरह से ये जीत सीरीज़ हमने जीती, वो वाकई एक बात तो साफ कर देती है कि जो भी युवा खिलाड़ी हैं उन्होंने इस बार अपनी क्षमता के अनुसार प्रदर्शन किया और अपनी क्षमता का बेहतर रूप से जो कहना चाहिए कि यूज़ है उसको हर तरीके से किया। अगर हम प्लेयर टू प्लेयर वॉच करें तो जिस तरह से अर्शदीप सिंह की बात की जाए, उन्होंने जिस तरह से, क्योंकि इससे पहले अर्शदीप सिंह का नाम ज़रूर आता था लेकिन T20 में ज़्यादा आता था, वनडे में इस सीरीज़ से पहले उनके खाते में कोई बहुत ज़्यादा विकेट्स जो थे वो नहीं थे। मैचेस उन्होंने ज़रूर खेले थे लेकिन विकेट्स नहीं थे। लेकिन इस बार के ये जो वनडे सीरीज़ हुई उसमें उन्होंने खुद को एक नए सिरे से सामने रखा। उन्होंने अपनी लाइन और लेंथ को भी काफ़ी बदला और जिस तरह का जो एक एग्रेशन होना चाहिए बॉलर्स का, उस एग्रेशन के साथ वो सामने दिखे और उसका फ़ायदा जो है वो कहीं ना कहीं देखने को मिला कि इससे पहले जो मुकाबला हुआ था उसमें उन्होंने 5 विकेट लिए थे और यहां पर आकर के उन्होंने एक बार फिर से 4 विकेट लिए, जिसमें उनको मैन ऑफ द वो सीरीज भी रहे। अब इसके अलावा अगर बात करें, अगर बल्लेबाजी में जाएं तो जहां पर साई सुदर्शन थे तो उन्होंने उनका अपने डेब्यू मैच में ही उन्होंने जिस तरह से अर्धशतक लगाया और खुद को एक नए सिरे से उन्होंने सामने रखा और जो एक बैक टू बैक उनकी 50 आई वो बहुत ज़्यादा एक सॉलिड अंदाज में सामने आई। और क्योंकि जो यंगस्टर होते हैं उनसे आपकी अपेक्षाएं बहुत होती हैं, बहुत ज़्यादा उन पर कहीं ना कहीं एक दबाव भी होता है और जब आप बाहर जाकर के खेल रहे हैं तो शायद ये दबाव जो होता है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि आपको मालूम है कि इंडिया का जो टैलेंट पूल है वो कितना बड़ा हो चुका है। तो इन सब के बीच में जब इस तरह की जीत सामने आई है तो जाहिर तौर पर ये बड़ी है, खिलाड़ियों के लिए बड़ी है और ये कहीं ना कहीं जो आगे की जो तैयारी है उसको एक जो रोड मैप है उसको भी कहीं ना कहीं एक नया रूप देगी। बिल्कुल भविष्य की और देख रहा है अब बीसीसीआई। वहीं कप्तान के रूप में किस तरह से देखेंगे लोकेश राहुल की इस उपलब्धि को? युवा खिलाड़ियों को लेकर गए थे लेकिन सबसे वो अच्छा प्रदर्शन करवाने में कामयाब रहे। और अब अगर हमें आगे के टूर्नामेंट्स पर हमारी नज़र है, अगले विश्व कप पर अगर हमारी नज़र रहेगी तो उसकी जो तैयारी है, कहते हैं कि एक विश्व कप के ख़त्म होते ही अगले विश्व कप की तैयारी शुरू हो जाती है। एक कप्तान के तौर पर आप कैसे देखते हैं लोकेश राहुल को? बिल्कुल, केएल राहुल का जिस तरह से इस पूरी सीरीज में जो करना चाहिए परफॉर्मेंस रहा है वो तो बेहतर रहा ही है। एक अच्छे कप्तान के रूप में वो सामने आए हैं, क्योंकि आप पे हमेशा दबाव होता है कि आपको पावर प्ले के समय पे किस तरह से अपने बॉलर्स को यूज़ करना है, आपको लास्ट के जो ओवर्स हैं उसमें किसको देना है ओवर और किस तरह से, क्योंकि आपने ये रन को आपने डिफेंड करते हुए आपने जीत हासिल की है, यानी कि आप बाद में गेंदबाजी कर रहे थे और फिर उसके बाद आप आपने जो टारगेट दिया था उसको डिफेंड कर रहे थे। तो उसमें कहीं ना कहीं जो कैप्टनसी की जो टेस्ट होता है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि क्रूशल मौके पे देखा जाता है कि किस तरह से आप अपने कौन से बॉलर्स को कहां पर यूज़ कर रहे हैं और पावर प्ले के दौरान आप किस तरह का आप जो बॉलर्स हैं उन किस बॉलर्स को आप विश्वास करके उसको आगे बढ़ा रहे हैं। साथ ही साथ जो प्लेइंग 11 आप लेकर के चल रहे हैं वो किस तरह की प्लेइंग 11 है, उसके पीछे वो काफ़ी एक परफेक्ट वो दिखे। इस सब के अलावा काफ़ी वोकल भी दिखे वो, क्योंकि अक्सर ये एक रहता था कि वो काफ़ी शांत रहते थे, लेकिन इस बार का जो सीरीज़ रही वो विकेट के पीछे काफ़ी वोकल भी दिखे और कहीं ना कहीं जो अपने गेंदबाजों का जो हौसला है उसको भी वो बढ़ाते हुए नजर आए। तो ऑन टोटल कह सकते हैं कि केएल राहुल ने एक अच्छी कैप्टनसी भी की है और क्रूशल मौक़ों पर कहना चाहिए जो साझेदारी है उसमें भी
निभाने में भी अहम योगदान दिया है, क्योंकि जिस तरह से मैं देखा था कि अगर जो तीसरा मैच है उसको उठा करके देखें तो भारत को शुरुआती 2 झटके लग गए थे, उसके बाद से जरूरत थी वहां पर रुक करके टिक करके विकेट को संभालने की और रन स्कोर को जल्दी तेजी से आगे बढ़ाने की। तो उसमें उन्होंने संजू सैमसन का बेहतर साथ दिया। संजू सैमसन क्योंकि युवा खिलाड़ी हैं काफी, तो वहां पर केएल राहुल ने एक कैप्टनसी भरी पारी खेली। दोनों के बीच में हालांकि 52 रन की साझेदारी हुई, लेकिन ये साझेदारी काफी इंपॉर्टेंट इसलिए हो गई क्योंकि इसके बाद जो एक नींव पड़ी, जो एक मजबूती की नींव पड़ी, उसको संजू सैमसन ने ही आगे बढ़ाया और वहां पर बढ़ करके तिलक वर्मा के साथ उन्होंने एक लंबी वहां पे भी एक साझेदारी सामने रखी। तो एक कैप्टनसी के रोल में, एक लीडरशिप के रोल में, उसमें भी उन्होंने कामयाबी हासिल की है। और सबसे बड़ी कामयाबी इस वजह से है क्योंकि वो केवल दूसरे ऐसे इंडियन कैप्टन हैं जिन्होंने साउथ अफ्रीका में जाकर के वनडे सीरीज जीती। इससे पहले हम जानते हैं कि विराट कोहली ने ये कारनामा किया था। तो अपने आप में एक ये बड़ी जीत है और जो यंग पूल है उसके लिए काफी ज्यादा एक खुशी की बात है कि उन्होंने अपने टैलेंट को अच्छे तरीके से सामने रखा है और उसको एग्जीक्यूट जो है वो अच्छे तरीके से किया है। गौरव, इसके बाद टेस्ट सीरीज हमें खेलनी है, हालांकि फॉर्मेट्स अलग हैं, लेकिन ये जो वनडे सीरीज में जीत मिली है ये किस तरह का मोटिवेशन रहेगी टेस्ट सीरीज से पहले भारत के लिए? जाहिर तौर पर सुचित्रा, तीनों फॉर्मेट अलग हैं तो अलग अलग तरीके की परिस्थितियां बनती हैं, लेकिन जब आपको जीत के आप एक कंटेंशन में लगातार रहते हैं तो उससे जो आपका हौसला होता है वो हमेशा एक बढ़ा हुआ ही रहता है। क्योंकि अगर इस साउथ अफ्रीकन टीम को देखें तो ये साउथ अफ्रीकन टीम कोई बहुत कमज़ोर नहीं थी, इनकी बल्लेबाजी जो थी वो काफ़ी मजबूत थी। क्योंकि अगर हम अपनी टीम को देखें तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि हमारे तो यंगस्टर्स जो थे वो सामने थे, लेकिन अगर साउथ अफ्रीका साइड को देखें तो वहाँ पर आपको डेविड मिलर भी थे, हैंड्रिक्स भी थे, क्लासन भी थे, एडन मार्करम जो थे वो खुद एक बढ़िया बल्लेबाज हैं। तो बल्लेबाजी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग थी साउथ अफ्रीकन की। तो ऐसी बल्लेबाजी के खिलाफ जब आप जीत कर करके सामने आते हैं और फिर खुद को टेस्ट सीरीज के लिए सामने रखते हैं तो आपका हौसला जो होता है वो कहीं ना कहीं जीत से हमेशा एक मनोबल ऊंचा ही रहता है। लेकिन फिर वही बात होती है कि फॉर्मेट जो है वो अलग है और हर जो टेस्ट का फॉर्मेट है उसमें कहीं ना कहीं जो टेम्परामेंट है उसका टेस्ट होता है। कहीं ना कहीं आपकी एबिलिटी जो है वो आप अपनी एबिलिटीज को किस तरह से यूज कर पा रहे हैं और उस पर कितना ज्यादा खरे उतर पा रहे हैं, जिसका बहुत ज्यादा टेस्ट होता है। तो ये भी एक जो महिला टेस्ट होगा। जी बिल्कुल, महिला क्रिकेट टीम की भी बात कर लेते हैं। जिस तरह का प्रदर्शन किया है ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत टीम के खिलाफ और 4 अर्धशतक आए हैं, जिस तरह की मजबूत स्थिति में तारीफ करनी होगी भारतीय महिला क्रिकेट टीम के प्रदर्शन की। जाहिर तौर पर, क्योंकि हमने इससे पहले देखा कि किस तरह से उन्होंने इंग्लैंड की टीम को शिकस्त दी थी, क्योंकि वो बयान हमें अभी आज भी याद है कि जिस तरह से इंग्लैंड की टीम जब ने भारत के खिलाफ टेस्ट खेला था तो हीथर नाइट का ये बयान आया था कि वो इस टेस्ट को जीत करके एक नया एक आयाम देना चाहती है इंग्लैंड क्रिकेट को, लेकिन वहाँ पर उल्टा हुआ था और इंडिया ने विक्ट्री हासिल की और बड़ी मार्जिन से विक्ट्री हासिल की। ठीक उसी तरह से जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट में अब जो परफॉर्मेंस दिख रहा है, अलाइसा हेले ने भले ही एक बयान दिए हों कि वो एक बड़ी चुनौती के रूप में सामने आएंगी, लेकिन कल का दिन देख लें और आज का दिन देख लें तो डोमिनेशन जो है वो साफ तौर पर इंडियन वुमेन टीम का दिख रहा है। और खासतौर से हरमनप्रीत कौर ने जिस तरह से एक जो कैप्टनसी की है, जिस तरह से पूरी टीम को एकजुट करके रखा है। स्नेह राणा की जो है वो काफ़ी समय बाद वापसी हुई थी टेस्ट टीम में। तो जब आप वापस आते हैं तो आपके सामने चुनौतियां भी बहुत होती हैं और उस चैलेंज को आपको अपने प्रदर्शन से जो है वो कहीं ना कहीं सामने रखना होता है। तो उन सब चीज़ों पे, उन सब डिपार्टमेंट पे कहीं ना कहीं जो वुमेन टीम है वो अभी हावी दिखती हुई दिख रही है और कह सकते हैं कि अगर टीम इस तरह का परफॉर्मेंस जो है वो रखती है तो रिजल्ट जो है कुछ इंग्लैंड जैसा ही सामने देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, चलिए यही उम्मीद करते हैं कि भारतीय टीम इस मैच में शानदार जीत दर्ज करे। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम चर्चा के लिए। और दिल्ली अंडर 15 महिला क्रिकेट टीम को हाल ही में वनडे ट्रॉफी के दौरान शानदार प्रदर्शन के लिए वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह के दौरान डीडीसीए द्वारा सम्मानित किया गया। टीम को फाइनल में हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन डीडीसीए के अध्यक्ष रोहन जेटली ने प्रतियोगिता के दौरान शानदार प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों और कोचिंग स्टाफ को 20 लाख रुपए का नकद इनाम दिया। बच्चों ने बहुत अच्छी मेहनत की है और फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी। मैं सेमीफाइनल मान के चल रहा था कि सेमीफाइनल तक टीम हमारी क्वालिफाई करेगी। इसके पीछे मेनली कोचेस, स्पोर्ट्स स्टाफ उनका आता है, हम लोग तो सिर्फ जरिया बनने के लिए। को बीसी से सपोर्ट कर रहा है, बीसी से इंकरेज कर रहा है। मैं बीसी की मीटिंग में था,
तो बीसीसीआई सेक्रेटरी जयशंकर जी ने बोला था आप ये पैसा बच्चों पे खर्चिए, क्रिकेट पे खर्चिए, एफडी मत बनाइए, इन बच्चों को इंफ्रास्ट्रक्चर दीजिए। वो कर रहे हैं। आपने वर्ल्ड कप के देखा, वर्ल्ड कप में सब कुछ बदलाव आया। ये जो लीग हुई है बहुत अच्छी हुई है सर। 1500 मैच कराए लीग कमेटी ने एक, और 1500 मैचों का सक्सेसफुल होना और इतना टैलेंट जो नर्चर कर रहे हैं तो वो बहुत बड़ी उपलब्धि है दिल्ली डीडीसी के लिए। हमारी अंडर 15 की टीम देखिए, लड़कियों की जो रनर्स अप रही है, मेरे लिए तो विनर ही है वो, क्योंकि जैसे इंडियन टीम का सफर था कि फाइनल तक अनबीटन गए थे, ऐसे ये टीम भी अनबीटन गई थी एंड वन बैड डे वो हार गए, लेकिन बहुत अच्छे परफॉर्मेंस दिए है। बहुत प्राउड मोमेंट है और मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा उन सभी बच्चियों को जिन्होंने इतना शानदार प्रदर्शन किया और रनर्स अप बने। अनफॉर्चुनेटली फाइनल नहीं जीते, लेकिन दे आर एज गुड एज विनर फॉर अस। ईडी से बहुत अच्छा काम कर रहा है, जो बच्चों को मोटिवेट कर रहा है, जो भी बच्चे लीग में अच्छा प्रदर्शन कर रहा है उनको प्राइज मनी दे रहे हैं, और जो टीम जीत के आई है जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड उनको भी मोटिवेट करें, जिससे बच्चों का हौसला बढ़ेंगे और बच्चे टैलेंट निखर के आएगा। जब से प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ जैसे चल रहा था, पहले से भी चल रहा था, बस 2 साल से बहुत ही अच्छी दिल्ली की क्रिकेट बहुत ही अच्छी ऊपर जा रही है और बच्चे भी बहुत ज़्यादा निखर के आ रहे हैं बच्चे लीग की टूर्नामेंट खेलने से। रोहन जेटली जी और राजन मनचंदा जी ऑल स्टाफ ने पूरा सपोर्ट करा है बच्चों को जितना हो सके आगे मोटिवेट करने के लिए। अभी हम सुपर एलिट में आ चुके हैं हमारी टीम, और उसके बाद हमारा नेक्स्ट टारगेट प्रीमियर के लिए होगा, जो कि दिल्ली की टॉप टीम है जहाँ पे नॉर्मली करती है। हम इस वक्त अभी 2 साल ही एंटर हुआ, लास्ट ईयर भी हम लोग एलिट में थे और इस बार हम सुपर एलिट में एंटर हो चुके हैं। ये सब ऐसा लगता है जो डीडीसीए की जो इतना बड़ा डीडीसीए का जो कंट्रीब्यूशन है इसके लिए, जो सब लोगों को करना, बैट्समैन को कैश मनी देना, और इससे जब सारे लोगों में इतनी इंस्पिरेशन मिलती है सारे प्लेयर्स को, पूरे मतलब नेक्स्ट डे से वो लोग अपनी फाइट करना शुरू कर देते हैं। बात करते हैं हॉकी की। भारत की महिला हॉकी टीम ने वेलेंसिया में खेले गए 5 देशों के टूर्नामेंट में आयरलैंड के खिलाफ 2-1 से जीत के साथ अपने अभियान को समाप्त किया। आयरलैंड के खिलाफ मैच में भारत के लिए दीपिका ने चौथे मिनट में ही गोल करके टीम को बढ़त दिला दी। हालांकि आयरलैंड की कप्तान कैथरीन ने 12वें मिनट में गोल कर स्कोर को बराबरी पर ला दिया। दूसरे हाफ में भारत की तरफ से संगीता ने दूसरा गोल दाग कर टीम को जीत दिलाई। लंबे समय बाद भारतीय कुश्ती संघ अब एक बार फिर नए रूप में सामने होगा। संजय सिंह भारतीय कुश्ती संघ के नए अध्यक्ष चुने गए हैं। वहीं पहलवानों की ओर से प्रेमचंद लोचप ने महासचिव और देवेंद्र सिंह कादियान ने वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद पर जीत हासिल की। इन चुनावों में हर पक्ष की जीत ने ये तय कर दिया कि किस तरह से ये चुनाव न केवल निष्पक्ष रहे बल्कि पारदर्शी भी रहे। भारतीय कुश्ती संघ के निष्पक्ष चुनाव के बाद संजय सिंह को कुश्ती संघ का नया अध्यक्ष चुना गया है। उत्तर प्रदेश के चंदौली के संजय सिंह ने राष्ट्रमंडल खेलों की स्वर्ण पदक विजेता अनीता स्वर्ण को मात दी। गुरुवार को संपन्न हुए कुश्ती संघ के चुनाव में दांव पर लगे 15 पदों के लिए वोटिंग हुई, जिसमें उत्तर प्रदेश कुश्ती संघ के उपाध्यक्ष संजय सिंह को चुनाव में 40 वोट मिले, जबकि उनके सामने खड़ी राष्ट्रमंडल खेलों की विजेता पहलवान अनीता स्वर्ण को 7 मत मिले। आंदोलनकारी पहलवानों के खेमे के माने जा रहे प्रेमचंद लोचप ने महासचिव और देवेंद्र सिंह कादियान ने वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद पर जीत हासिल की। प्रेमचंद ने दर्शन लाल को और देवेंद्र ने आईडी नानावती को हराया। वहीं चुनाव में उपाध्यक्ष पद पर पूर्व पहलवान जयप्रकाश, आसित कुमार साहा, 2 बार के एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक विजेता पहलवान करतार सिंह एन फोनी को जीत मिली। उत्तराखंड के सत्यपाल सिंह देशवाल ने कोषाध्यक्ष पद पर जम्मू कश्मीर के दुष्यंत शर्मा को 34-12 से हराया। बच्चों का नेशनल किया जाएगा, साल नहीं नुकसान होने दिया जाएगा, ओलंपिक की बच्चों की तैयारी की जाएगी, कैंप लगाया जाएगा, नेशनल कराया जाएगा। कुल मिलाकर जहां एक बार कुश्ती संघ के अध्यक्ष के पद पर संजय सिंह होंगे, तो वहीं वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद की जिम्मेदारी आंदोलनकारी पहलवानों के खेमे के देवेंद्र सिंह कादियान को मिली है। कुश्ती महासंघ को नए पदाधिकारियों के आने के बाद अब देश में कुश्ती के अखाड़ों में एक बार फिर से रौनक लौटेगी। साथ ही इस बात की भी उम्मीद जताई जा रही है कि लंबे समय से अस्थिरता के दौर से गुजर रही कुश्ती को एक बार फिर से उड़ान भरने का मौका मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। यूँ तो फिट रहना सबके लिए ज़रूरी है, लेकिन महिलाओं की फिटनेस इसलिए और ज़रूरी है क्योंकि उनकी सेहत पूरे परिवार को प्रभावित करती है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने महिलाओं के लिए स्पोर्ट्स मीट का आयोजन किया, जिसमें महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस स्पोर्ट्स मीट में स्पून लेमन रेस, सैक रेस और रस्साकशी जैसी रोचक स्पर्धाएं देखने को मिली।
कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के केंद्रीय सिविल सेवा सांस्कृतिक एवं क्रीड़ा बोर्ड ने बुधवार को राजधानी दिल्ली में महिला खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया। विभिन्न विभागों में काम करने वाली महिलाओं ने इस प्रतियोगिता में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद खेल सचिव ने कहा कि महिलाओं के लिए फिट रहना बहुत जरूरी है। महिलाओं के लिए स्पोर्ट्स में भाग लेना बहुत ज़रूरी है और जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने कहा है, फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज़। तो हम फिट इंडिया जैसे अभियान के माध्यम से भी ये इनकरेज करते हैं सभी को, विशेषकर महिलाओं को, कि आप फिट रहिए ताकि आप अपने जिम्मेवारियों का ठीक से निभा कर सकें। खेलकूद प्रतियोगिता में लेमन रेस, सैक रेस, पावर लिफ्टिंग, बास्केटबॉल और 100 मीटर की दौड़ जैसी रोचक स्पर्धाओं को शामिल किया गया। कई प्रतिभागियों के लिए यह प्रतियोगिता अपने पुराने दिनों को ताज़ा करने का एक यादगार मौका रही। स्पोर्ट्स में मैंने स्कूल टाइम में भी मैं नेशनल लेवल प्लेयर रही हूँ खो खो में। तो मतलब जब मैं गवर्नमेंट जॉब में आई थी तो नहीं पता था कि इस तरह से स्पोर्ट्स होते हैं। डेफिनेटली दोबारा से उस मूवमेंट को जीना, उस लाइफ टाइम को जीना कि मतलब एज ए बेस्ट प्लेयर, तो वो मतलब मेरे लिए बहुत अच्छा होता है। इस अवसर पर मौजूद भारत की पूर्व हॉकी कप्तान ऋतु रानी ने कहा कि महिलाओं को इस तरह खेलों से जुड़ते देखना एक सुखद अनुभव है। बहुत अच्छा भी लग रहा है सबको देखे, बहुत सारे मतलब लेडीज़ ने बहुत पार्टिसिपेट किया और ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि इससे हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है, मोरल बढ़ता है एक लेडी का, क्योंकि उसका सारा टाइम घर पे निकल जाता है या ऑफिस से घर, बच्चों से, तो ये एक फ्री माइंड, थोड़ा सा रिलैक्स माइंड हो जाता है यहाँ पे आके। मौजूदा समय में अपनी सेहत पर ध्यान देना और फिट रहना सबके लिए बेहद ज़रूरी है। इस तरह के रोचक खेल आयोजन खेलों से जोड़े रखते हैं, वहीं मनोरंजन के साथ फिट रहने का भी अनूठा मौका देते हैं। सुचित्रा, डीडी न्यूज़, दिल्ली। पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए लगभग 70% कार्य पूरा कर लिया गया है। पेरिस 2024 की तैयारी में एक अहम हिस्सा सुरक्षा का भी है। आयोजकों का कहना है कि सुरक्षा के लिहाज से ऐसे उपाय किए जा रहे हैं जो अभूतपूर्व हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। इस बीच आयोजकों ने कहा है कि पेरिस 2024 की पहली तिमाही के अंत तक अपनी सुरक्षा को अंतिम रूप देने की उम्मीद कर रहा है। आयोजकों के मुताबिक पेरिस ओलंपिक से जुड़ी 70% जरूरतों को पूरा कर लिया गया है। ओलंपिक 2024 के अध्यक्ष टोनी स्टेनगुएट का कहना है कि सुरक्षा के लिहाज से ऐसे उपाय किए गए हैं जो अभूतपूर्व हैं। टेंडर्स के लिए अंतिम कॉल शुरू की जा चुकी है, जिसके आवंटन से 2024 की पहली तिमाही तक 30% कार्य को कवर करने की उम्मीद है। अब 2 साल से अधिक समय से एक बड़ा प्रयास किया गया है इन निजी सुरक्षा कंपनियों को आउटसोर्स करने के लिए, जो कि हमारी ज़रूरतों पर पारदर्शिता प्रदान करेगी। हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि क्या हो रहा है और सरकार के साथ हम ऐसे उपाय सुनिश्चित कर रहे हैं जो अभूतपूर्व हैं। पेरिस 2024 के अध्यक्ष टोनी स्टेनगुएट ने इस बात पर भी जोर दिया कि एल्युमिनियम जजिंग टावर के निर्माण पर अंतर्राष्ट्रीय सर्फिंग एसोसिएशन के हालिया विरोध के बावजूद अगले साल के ओलंपिक में सर्फिंग कार्यक्रम ताहिती साइड तेहुपो ओ पर आयोजित किए जाएंगे। इस मुद्दे के बारे में मैं जो कह सकता हूं वो ये है कि ये एक विकल्प है जिसे हम पिछले कुछ समय से देख रहे हैं, जिसमें ISA भी शामिल है। ये एक ऐसा विकल्प है जिसे प्रसारण सहित कई कारणों से खारिज कर दिया गया था, क्योंकि हम जानते हैं कि जब हम समुद्र तट पर ज़मीन पर होते हैं तो हम लहर के आधार से 800 मीटर या 900 मीटर दूर होते हैं। ये पहली चुनौती है और वास्तव में अच्छी परिस्थितियों में सर्फ प्रतियोगिताओं को प्रसारित करने की कोई सिद्ध क्षमता नहीं है। पेरिस 2024 और फ्रेंच पोलिनेशिया सरकार ने पिछले महीने कहा था कि उन्होंने फैसला किया है कि ताहिती साइट पर एक छोटा हल्का टावर बनाना सबसे अच्छा विकल्प है। ये छोटे उपकरण स्थापित करने में लाभकारी होगा, लेकिन फिर भी चट्टान में नई नींव की आवश्यकता होगी। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज़। आज रात फीफा क्लब विश्व कप का फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। ये मुकाबला जेद्दाह में आयोजित होगा। इस मुकाबले में मैनचेस्टर सिटी का सामना फ्लूमिनेंस से होगा। वैसे मैन सिटी के लिए सबसे बड़ी दिक्कत उनके स्टार खिलाड़ियों की चोट है। मैनचेस्टर सिटी ने अभी तक फीफा क्लब विश्व कप का खिताब नहीं जीता है। ऐसे में टीम आज रात पहली बार इस खिताब को जीतने की कोशिश करेगी और इसी इरादे के साथ मैदान पर उतरेगी। मैनचेस्टर सिटी ने सेमीफाइनल में जहां उरावा रेड डायमंड्स को शिकस्त दी थी।
तो खेल समाचार में फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।